हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई एम अनीशा। सो आज इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 10, ओके, जो हमने स्टार्ट कर लिया था और उसमें हमने कंप्लीट कर लिया है समरी, आपके बिग क्वेश्चंस और 10 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। तो आज इस वीडियो पे हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे हम 10 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर करेंगे। तो आज का ये वीडियो है जो पूरा हिंदी में एक्सप्लेन होने वाला है, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आपको मिल जाएगा। अगर आपको इस चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन देखनी है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आप डायरेक्ट चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट पे जाके आप देखिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आप सब लोगों के सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अभी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ गवर्नेंस, आपका पहला क्वेश्चन है। व्हाट इज़ गवर्नेंस एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट। देखो, हमने इतनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं गवर्नेंस को, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम बस देखेंगे कि आप इसको कैसे लिखोगे, ठीक है, एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में। तो देखो, गवर्नेंस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन, एनफोर्सिंग रूल्स एंड मैनेजिंग सोसाइटी टू एंश्योर ऑर्डर एंड डेवलपमेंट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये सेकेंड पार्ट वाला, ठीक है। यहाँ तक आपका गवर्नेंस का आंसर हो गया, और ये जो सेकेंड पार्ट है इसका आंसर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज it maintains law and order, provides public services, ensures justice and promotes economic growth. Without governance there would be chaos and inefficiency in society. तो आप इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हो। आई होप मुझे ये डिटेल एक्सप्लेनेशन करने की कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक पहला पार्ट का आंसर है, सेकंड पार्ट का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। तो फिर यहाँ पे फिर इसको इंपॉर्टेंट बताया हुआ है कि विदाउट गवर्नेंस कि वहाँ पे सोसाइटी में क्या हो जाएगा, कियोस और इनएफिशिएंसी, इन ऑर्डर हो जाएगा सोसाइटी। वहाँ जहाँ पे देखो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हो गया, वहाँ पे तो क्या होगा, सारा इधर उधर हो जाएगा ना, मतलब सब कुछ होच पोच टाइप हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी लाइक कियोस। सो इसीलिए गवर्नेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक सोसाइटी को ऑर्डर पे रखने के लिए और डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट लेके आने के लिए। और रूल्स, सिंपली रूल्स बना के नहीं आप जा सकते, उनको फिर एनफोर्स भी करना और देखना है कि रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जो नहीं कर रहा उसको पनिशमेंट कर सकते हो आप, जैसे जुडिशरी वो करेगा, है कि नहीं। वहाँ पे जुडिशरी अलग से एक पूरा गवर्नमेंट का एक ऑर्गन है जो इस सारा इस चीज़ को देखता है कि नहीं, जो भी विक्टिम्स, जो भी क्राइम्स वगैरह कमिट करते हैं, जो भी क्रिमिनल्स होते हैं, कोई भी क्रिमिनल हो, छोटा हो बड़ा हो, हर टाइप के क्रिमिनल को कौन देखता है, फिर जुडिशल, है कि नहीं। तो ऐसे एक ऑर्गन है ना गवर्नमेंट का, जो हमने डिस्कस किया था। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द 3 ऑर्गन्स। देखो, ऑर्गन्स की बात कर रही थी ना मैं, तो उसी वही हम करेंगे ऑफ गवर्नमेंट। एक्सप्लेन देयर रोल ब्रीफली। तो यहाँ पे ब्रीफली बोला है ना, तो इतना ज़्यादा लंबा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लंबा एक्सप्लेनेशन लंबे वाला चाहिए तो आप पिछला वीडियो मेरा देखिए, ठीक है, उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है अच्छे से 10 लॉन्ग क्वेश्चंस एंड आंसर उसके। तो यहाँ पे आप सिंपली इस तरीके से लिखते हो, छोटे करके, बहुत छोटा करके, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में अपने नोटबुक में लिख लेना इस चीज़ को। द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर, देखो, पहला लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर में आप सिंपली क्या लिखोगे, मेक लॉज, जैसे एग्जाम्पल पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। और दूसरा आ गया आपका एग्जीक्यूटिव, उसमें ये क्या करता है, इम्प्लीमेंट लो। सिंपली ऐसे लिखने, कोई लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या पुलिस। और फिर थर्ड में जुडिशरी आपका आ जाएगा, जो इंटरप्रेट लॉ एंड इंश्योर्स जस्टिस, जस्टिस इंश्योर करते हैं। जैसे एग्जांपल आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, ठीक है। आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप इसके आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ लेजिस्लेचर इन गवर्नेंस। अब रोल लेजिस्लेचर का फिर अलग से अगर आपसे पूछा जाए तो आप किस तरीके से लिख सकते हो, ऐसे। द लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग, मॉडिफाइंग एंड एबोलिशिंग लॉज इन इंडिया। लॉज बनाने के लिए, उनको मॉडिफाई करने के लिए, फिर उनको रिमूव करने के लिए। एबोलिशिंग मतलब रिमूव करना, ठीक है। इन इंडिया द पार्लियामेंट, जैसे कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस है ना, वहाँ पे क्या क्या है, लोकसभा और राज्यसभा है। एट द नेशनल लेवल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन है, स्टेट लेवल क्रिएट्स लॉ, जैसे कि हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे, तो MLA वगैरह हम बोलते हैं ना जिसको। तो दिस लॉज हेल्प इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट एंड जस्टिस। जो लॉ वो ये बनाते हैं, ये किस चीज़ को हेल्प करती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, सोसाइटी में डेवलपमेंट लेके आने के लिए और जस्टिस लेके आने के लिए। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन इन
गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव के बारे में फिर अलग से पूछा है। देखो जो पहला लेजिस्लेचर था ना, फिर एग्जीक्यूटिव के बारे में अलग से लिखा हुआ है। द एग्जीक्यूटिव एंश्योर्स दैट लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, ये एंश्योर करते हैं कि जो लॉ बनाए हुए हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट और उनको फॉलो किया गया है, ठीक है, और एनफोर्स्ड। इट इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव के अंदर जैसे आ जाते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, पुलिस एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो देखते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, इफ अ लॉ अगेंस्ट पॉल्यूशन इज पास्ड द एग्जीक्यूटिव एंश्योर्स इंडस्ट्रीज फॉलो इट, जैसे कि कोई लॉ अगर पास हुआ है पॉल्यूशन के अगेंस्ट में, तो एग्जीक्यूटिव क्या इंश्योर करेगी, इंश्योर करेगी कि सारे इंडस्ट्रीज इसको फॉलो करें और ऐसा कुछ प्रोडक्ट वगैरह ना बनाए जो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये एग्जीक्यूटिव का फंक्शन हो गया, आप इस तरीके से लिख सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ जुडिशरी। देखो जो तीसरा ऑर्गन था ना, उसके बारे में फिर थोड़ा सा आप लिख सकते हो यहाँ पे, एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अलग से आपसे लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो, द जुडिशरी इज़ द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट दैट इंटरप्रीट्स लॉ, सेटल्स डिस्प्यूट एंड एंश्योर्स जस्टिस। वो एक ऐसा ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है जो लोगों को देखता है, और मतलब जो बने हुए लोगों को भी वो अच्छे से वो देखता है, समझता है, और फिर देखेगा कि अगर कोई लो किसी मतलब पब्लिक के अगेंस्ट में ना आए, वो हमेशा क्या होना चाहिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए ही होना चाहिए। जितने भी लो बने हुए हैं या फिर बनाए जाएंगे, वो हमेशा क्या देखना चाहिए, लोगों के हित में ही होना चाहिए, लोगों के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, लोगों के फंडामेंटल राइट्स वहाँ पे वायलेट नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को ये जुडिशरी इंश्योर करता है कि ये चीज़ हो, ठीक है। तो सेटल्स डिस्प्यूट्स एंड इंश्योर्स जस्टिस, तो इस तरीके से क्या करता है, जस्टिस इंश्योर करता है। जैसे कि यहाँ पे इट इंक्लूड्स सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। इट प्रोटेक्ट्स सिटीजन्स राइट्स एंड चेक्स द मिसयूज ऑफ पावर बाय द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो ये सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जितने भी राइट्स बताए गए हैं सिटीजन्स के, उनको भी ये प्रोटेक्ट करता है, और चेक करता है कि कहीं मिसयूज़ ना हो पावर का, जिसके हाथ में, जैसे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के हाथ में पावर है ना, तो उनको मिसयूज़ ना करे, बस अपने फ़ायदे के लिए वो ना करे, पब्लिक के फ़ायदे के लिए वो करे, ठीक है। तो इस चीज़ को एंश्योर कौन करता है, जुडिशरी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू हम बोलते हैं ना, जो वो लॉ इंटरप्रेट कर सकता है। और या फिर मिसयूज़ ऑफ पावर, जैसे वो चेक एंड बैलेंस करते हैं कि नहीं, सेपरेशन ऑफ पावर। तो आई होप आपको समझ आ गया। अब तक तो हम बहुत बार इसको कर चुके हैं, और जो स्टूडेंट्स मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं और सारे वीडियोस देख रहे हैं, उनको तो अच्छे से ये चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द 3 लेवल्स। अब लेवल्स कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 3 लेवल है ना। देखो आप इस तरीके से छोटे बहुत शॉर्ट में लिख सकते हो, ठीक है। इंडिया हैज़ 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, पहले लिख लेना, उसके बाद आप हेडिंग दे देना लोकल गवर्नमेंट, यहाँ पे लिख लेना मैनेज विलेज एंड टाउन्स। लोकल गवर्नमेंट में विलेज और टाउन का आ जाता है ना, अर्बन लोकल बॉडी और पंचायत आ जाता है, जैसे कि ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़। सेकेंड में आप लिखते हो स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पे क्या है, स्टेट मैटर्स, एग्जांपल लॉ एनफोर्समेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन। थर्ड में क्या आ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, मैनेज नेशनल अफेयर, पूरा नेशनल का देखते हैं ना, ये फिर स्टेट का देखेंगे, नेशनल का देखेंगे, विलेज और टाउन लेवल का देखेंगे। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो इस आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई इज़ डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट इन गवर्नेंस। डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन डिवाइड्स पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ये सिर्फ एक ही हाथों में पावर नहीं देता, ये सबको डिवाइड कर देता है। जैसे कि विलेज लेवल में सेंट्रल लेवल इतना ज़्यादा दखलंदाजी नहीं देता, क्यों, क्योंकि वहाँ के लोकल गवर्नमेंट को वहाँ पे पावर दिया गया ना, तो वो उस तरीके से अपने हिसाब से अपने रीजन को वो देखते हैं, ठीक है। तो डिवाइड्स पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर बेटर एफिशिएंसी। इट अलाउज लोकल इशू टू सॉल्व क्विकली, एंश्योर सिटीजन्स पार्टिसिपेशन एंड प्रमोट्स डेमोक्रेसी। तो लोकल सिटीजन्स को ये पावर देता है और इंश्योर करता है कि जो भी प्रॉब्लम क्विकली सॉल्व हुए, और सिटीजन्स पार्टिसिपेशन, जैसे कि वहाँ पे सारे आके मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या उनका प्रॉब्लम है और कैसे उसको सुलझाया जाए, है कि नहीं। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं। डेमोक्रेसी मतलब लोगों के हाथ में पावर, है कि नहीं। तो इस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन क्या करता है, डेमोक्रेसी को प्रमोट भी करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ग्राम पंचायत कैन फिक्स अ विलेज रोड विदाउट वेटिंग फॉर द स्टेट अप्रूवल। देखो स्टेट की कोई अप्रूवल लिए बिना या फिर सेंट्रल से कोई अप्रूवल लिए बिना क्या कर सकता है, ग्राम पंचायत अपनी एरिया की रोड्स को वो फिक्स कर सकता है अपने हिसाब से। लेकिन जो फंड्स वगैरह है टैक्स के थ्रू कलेक्ट होता है, और या फिर स्टेट उनको प्रोवाइड करते हैं, उनका एक अलग प्रोसीजर होता है, ठीक है। लेकिन उनको कोई स्टेट अप्रूवल चाहिए नहीं होता है कि अच्छा
उनका रोड ख़राब है तो वो बस वेट करते रहे कि कब स्टेट अप्रूव करेगा और रोड को वो बनाएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये डिसेंट्रलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, देखो अगर रोड्स ख़राब ऐसे ही होते रहे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही साइड का रोड ख़राब होगा, हर जगह का रोड ख़राब होते जाएगा ना, तो हर जगह के लिए वो अगर स्टेट अप्रूवल लेने लगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर डेवलपमेंट तो होगी ही नहीं, सारे रास्ते ख़राब होंगे। तो यहाँ पे क्विक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, क्विक डेवलपमेंट, एंश्योर क्विकली मतलब डेवलपमेंट हो, ताकि ग्राम पंचायत के जो मेंबर अपने हिसाब से वो डिसीज़न लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उस रोड को वो रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। देखो डेमोक्रेसी अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या कैसे लिखोगे, हाउ डज इट फंक्शन इन इंडिया। तो इंडिया के बारे में भी थोड़ा सा आप लिख सकते हो। डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, लोग इलेक्ट करते हैं ना अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने लीडर्स को वो इलेक्ट करते हैं। इन इंडिया डेमोक्रेसी फंक्शंस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर सिटीजन्स वोट फॉर एमएलए, स्टेट लेवल पे एमएलए के लिए वोट करेंगे और नेशनल लेवल पे एमपीज़ के लिए वोट करेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के लिए, है कि नहीं, लोकसभा के लिए स्पेशली वोट करते हैं, जनरल इलेक्शन जो होता है। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेक्स लॉज एंड गवर्न ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। वो जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव है जैसे कि एमएलए और आपके एमपीज़, स्पेशली एमपीज़, वो क्या करेंगे, लॉज वगैरह बनाएंगे और उसको गवर्न करेंगे लोगों के हित के लिए, ठीक है। लोगों, जैसे लोगों ने क्या किया, ये जहाँ पे पीपल्स है, ये जो पब्लिक है, इन्होंने इनके हाथ में पावर दे दिया ना इनको इलेक्ट करके, तो इस पावर का इस्तेमाल करते हुए वो लॉज वगैरह बनाएंगे और फिर वो क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि वो लॉज वगैरह एनफोर्स हो रहे या नहीं हो रहे। अगर कोई इसको वायलेट करेगा तो उसको उसके लिए क्या करना है, वो सब कुछ चीज़ देखेंगे। इस तरीके से लोगों ने क्या कर दिया है, अपना पावर, जो डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों के हाथ में पावर है ना, जो उनका पावर है किसी उनके रिप्रेजेंटेटिव को उन्होंने दे दिया है, और रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको पावर को यूज़ करता है किसके लिए, लोगों के लिए, ठीक है, लोगों के हित के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट के लिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, हाउ डज पंचायती राज सिस्टम सपोर्ट इट। तो ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी के बारे में अगर आपको पूछा जाए शॉर्ट में तो आप कैसे लिख सकते हो, जैसे लॉन्ग में भी हमने डिस्कस कर लिया था ना, और आपको पता लग गया होगा कि कैसे लिखना है। अगर हाँ, एक और बार मैं आपको कह रही हूँ, तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा नहीं है लॉन्ग आंसर टाइप्स के, तो उसको ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है, आपके एग्ज़ाम्स में स्पेशली क्विक अगर आपको रिवीजन करना हो तो वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मदद होगी। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे, अच्छा इसका आंसर, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी एंश्योर्स दैट ऑर्डिनरी सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस एट लोकल लेवल। कैसे, जैसे कि ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में वो लोग आते हैं, मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं, अपना वोट देते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ना, द पंचायती राज सिस्टम अलाउस पीपल टू इलेक्ट लोकल लीडर इन विलेज एंड टाउन। तो पंचायती राज सिस्टम जो है ये क्या करता है, लोगों को अलाउ करता है कि वो अपने लोकल लीडर्स को चूज़ करें विलेजेस में और टाउन में। जैसे कि ग्राम सभा, विलेज की मीटिंग, डिस्कस एंड अप्रूव लोकल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, लोकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मेकिंग डेमोक्रेसी मोर इंक्लूसिव। तो डेमोक्रेसी को जैसे कि बेस लेवल से, रूट लेवल से हम बोल सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे रूट लिखा है ना, रूट्स लेवल, अंदर से, तो अंदर से जड़ों से क्या कर सकते हैं, अगर डेमोक्रेसी लोगों के हाथ में वहाँ पे दे दिया लोकल लेवल में, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी जल्दी आ जाएगा, ठीक है, और लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा और नॉलेज भी हो जाएगा, उनको पता लगेगा, अच्छा ठीक है हमें ऐसे यूज़ करना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए, लोगों के लिए ऐसे करना चाहिए, अपने रीजनल को कैसे डेवलप करना चाहिए, उनके एरिया को कैसे डेवलप करना चाहिए। तो इसी तरीके से हर एक एरिया में ग्राम पंचायत होता है ना, हर एक एरिया में म्यूनिसिपैलिटी होती है, तो क्या हो जाता है, वहाँ की हर एक एरिया अलग से डेवलपमेंट करने लग जाती है और ग्रो करने लग जाती है, ठीक है, जितना ज़्यादा वो काम करेंगे उस पर उतना ज़्यादा वो डेवलप करेंगे। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट, हाउ डू डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर्क टुगेदर इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। तो अगर टाइम्स ऑफ क्राइसिस में कोई घटना घट जाए, स्पेशली ड्राउट्स आ जाए या फिर अर्थक्वेक आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है ये कैसे वर्क करेगी। जैसे कि आपकी बुक में एग्जाम्पल दी हुई थी ना फ्लड के बारे में, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट वगैरह के बारे में, तो उस चीज़ को आप, उस एग्जांपल को यहाँ पे एज इट इज़ लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, पॉइंट्स थोड़ा सा क्रिप्स करके, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में नोटबुक में लिख लेना इसको। जैसे कि ड्यूरिंग अ क्राइसिस लाइक फ्लड, यहाँ पे एग्जांपल फ्लड का ये ना, ऑल 3 लेवल गवर्नमेंट कोऑपरेट, अपने आप एक दूसरे के साथ वो कोऑपरेट करते हैं। जैसे कि लोकल गवर्नमेंट क्या करेगा, प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ, इमीडिएटली जैसे फूड शेल्टर वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड करेगा जिस भी एरिया पे हुआ है, ठीक है। अगर वो ज़्यादा एरिया पे हुआ है तो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे आएगी रेस्क्यू टीम्स वगैरह और मेडिकल एड के साथ। अगर कुछ ज़्यादा ही हुआ है तो फिर क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे क्या करेगी, फंड्स वगैरह प्रोवाइड करेंगी, मिलिट्री हेल्प देंगी और
लार्ज स्केल रिलीफ ऑपरेशन, लार्ज टेंट्स वगैरह वहाँ पे लगने लग जाएंगे बहुत, क्योंकि जब ज़्यादा लोग इफेक्टिव होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा खर्च भी आ जाता है ना, तो वहाँ पे क्या कौन मदद करती है फिर? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस तरीके से ये 3 डिफरेंट लेवल जो गवर्नमेंट है इस तरीके से एक साथ काम करती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस। और यहाँ पे क्राइसिस क्या है? फ्लड। ठीक है। दिस कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये जो कोऑर्डिनेट करते हैं, आप एक दूसरे के साथ काम करते हो, कोऑपरेट करके जो काम करते हैं, ये इंश्योर करता है कि अच्छे से जो मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, जो भी डिजास्टर हुआ है उस टाइम पे, उसको भी ये मैनेजमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, 10 शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इंग्लिश में इसकी एक्सप्लेनेशन सुननी है तो लिंक आपको मिल जाएगी वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। ठीक है। और हाँ, ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और क्योंकि जैसे कि आपको आपके कमेंट्स वगैरह आते हैं तो मुझे ज़्यादा ऐसा मोटिवेशन मिलता है कि अच्छा ठीक है, मेरा मतलब जो क्लास में देती हूँ लोगों को समझ आ रहा है, स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है, तो इस तरीके से मैं और मोटिवेट हो जाती हूँ और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। और अभी जैसे मैं क्लास 6 का कर रही हूँ तो धीरे धीरे मैं 7 का भी लेके आऊँगी, 8 का भी, 10 का, 9 का भी, 10 का भी, 12 तक मैं लेके जाऊँगी। ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू माय क्लास। ऑल ऑफ यू हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।